अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 के बारे में टोटली कंसेप्ट देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो का मिलता रहे आप लोगों को। सो वेक्टर एक्वेशन की अगर हम स्टूडेंट आप लोगों से बात करें, तो जैसा कि हमने इनसे पिछले लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स में क्या कुछ हो सकता है। अब हम उसको ही आगे फर्दर कुछ एप्लीकेशन के हिसाब से लेके आना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है। तो वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर उसने कॉलम वेक्टर की बात की है कि ऐसा मैट्रिक्स इसके अंदर एक सिंगल कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो, सिंगल कॉलम यानी ओनली वन कॉलम, तो वो हमारे पास एक सिंपल वेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसको फर्दर आगे भी लेके जाएंगे। जैसा कि आपको एक यू सेट नज़र आ रहा है 3 - 1, उसमें सिर्फ 2 ही एंट्री हैं। ये हमारे पास एक सिंपल वेक्टर है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, बट इसका ट्रांसपोज है जिसकी वजह से वो एक कॉलम बन जाएगा। एंड 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो जितने मर्जी हो सकते हैं, बट कॉलम एक होगा। ठीक है, ये जो ऊपर टी लिखा हुआ है, ये उसको ट्रांसपोज करके हम उसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं। अब वेक्टर एंड आर स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं बता चुका हूँ कि जिसमें ओनली 2 एलिमेंट हो, 2 एंट्री हो, उनको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसी तरह से R3 R4 की अगर हम बात करें, तो R3 में हमारे पास एंट्री भी 3 होंगी एंड R4 में हमारे पास एंट्री 4 होंगी, एंड अप टू सो ऑन। और n के लिए हमारे पास इसमें एंट्री भी और n तक चली जाएगी। ठीक है, तो एक्यूबिलिटी ऑफ अ वेक्टर की अगर हम बात करें, तो वेक्टर के अंदर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर उस वक्त इक्वलिटी में आएंगे जब उनका हर एक एंट्री अपनी पोजीशन के हिसाब से इक्वल हो, जिस तरह इक्वल मैट्रिक्स में हुआ करता था। सपोज करें आपके पास एक u और एक v, आपके पास एक वेक्टर्स हैं जिनके एंट्री u की u1 u2 है और v की v1 v2 हैं। अब ये इक्वलिटी उसी सूरत में हो सकती है जब u1 v1 के बराबर हो एंड u2 v2 के बराबर हो, जैसा कि यहाँ पे उसने लिख दिया है, कंडीशन लगा दी है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ उसी सूरत में बराबर हैं जब u1 v1 के और u2 v2 के बराबर होगा। अदरवाइज ये आपका इक्वलिटी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एक बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि जो वेक्टर होता है, जब हम उसको कॉलम में लिख रहे हैं, वो हमें सिर्फ x और y बता रहा है, इसमें अंदर हमें किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं दे रहा। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमें सिर्फ अभी तक कुछ नहीं बता रहा जब तक मैं इसको किसी चीज़ के साथ नहीं लेके आता। ये जो आप सिंपल छोटी ब्रैकेट में चीज़ देख रहे होते हैं, ये पेयर होते हैं, ये हमें पोजीशन भी बता रहे होते हैं, पॉइंट भी बता रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन ये सिंगल हमें कुछ नहीं बता रहा होता अभी। ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर अगर हम एडिशन की बात करें, तो जिस तरह आम सिंपल मैट्रिक्स ऐड करता है चीज़ों को, बिल्कुल आपका वेक्टर की फॉर्म भी वैसे ही ऐड करेगी, यानी u1 v1 में होगा, u2 v2 में ऐड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने एक एग्जांपल भी ली हुई है कि 1 - 2 है और 2 एंड 5 है। 1 सिंपली 2 में ऐड हुआ, राइट, जो कि 3 बन गया, -2 5 में ऐड हुआ और वो भी 3 बन चुका है। सही है, अब ये एडिशन है। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो मैं किसी स्केलर नंबर को मल्टीपल कर रहा हूँ, उसने क्या करना है, उसने उस वेक्टर के अंदर हर एंट्री को चेंज करना है। फर्ज करें जी u मेरे पास 3 व -1 है, जिसको अगर मैं 5 एक स्केलर क्वांटिटी है जिससे मल्टीपल करूँगा, 3 15 में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस का 1 माइनस का 5 बन जाएगा, जो कि 5 से मल्टीपल हो चुका है। ठीक है, सो नोटेशन क्या है कि हम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका जो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं कि अगर मेरे पास u सेट हो, v सेट हो, अगर मैंने -3v निकालना है, तो मैंने v वाले के साथ -3 को मल्टीपल करना है। अगर मैंने 4u निकालना है, तो मैंने u वाले के साथ 4 को मल्टीपल करना है।
और जो लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 4u वाले आंसर के अंदर ऐड करना है -3v वाले आंसर को। तो पहले आप अलग अलग निकाल लेंगे, बाद में उनको ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे समझाना चाहिए, ये आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 3 व -1 अगर ये कॉलम वेक्टर है तो उसको अगर हम कन्वर्ज करके किसी तरीके से बनाएं कुछ इस तरह से कॉमन डिफरेंस करके कि 3 व -1, तो वो हमारे पास उसमें 1 क्रॉस 2 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो एंड 2 कॉलम। तो ये फ़र्क है इसमें और उसमें, ठीक है। 3 व -1 या फिर 3 - 1, ये कॉलम है, ये रो है। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, कि ये देखें और ये देखें, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चीज़ हमें बता रही है कि 1 जो है वो रो है, 2 कॉलम है, ठीक है, और ये हमें अनदर चीज़ बता रही है। तो अगर तो किसी भी चीज़ के दरमियान में कॉमा लगाऊं तो स्क्वायर ब्रैकेट जब होंगी उनके दरमियान में कॉमा नहीं आएगा। ये बात दोबारा सुन लीजिएगा, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं उनके दरमियान में कॉमा नहीं आता, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, सिंपल चीज़ लगाते हैं, तो उसके दरमियान में कॉमा लाजमी होता है, ठीक है। और ये जो 3 व -1 नॉट इक्वल टू 3 व -1 के है, ठीक है। हाँ, वो अगर हम उसको छोटी ब्रैकेट के तौर पे कहें तो देन वो वहाँ पे उसको कंपेयर कर सकती हैं चीज़ें, ठीक है। वो भी एक अलग हमारे पास कैटेगरी चली जाती है जिसमें कम्प्लेक्स चीज़ें भी शामिल हो जाती है, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ R2। तो R2 का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं और ये हमेशा प्लेन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये MCQs आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा अच्छे से सुन लीजिएगा कि जब आप आर स्क्वायर की बात करते हैं तो सिस्टम आपको प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ना कि स्फीयर के बारे में, ना कि लाइन के बारे में। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? आपको यहाँ पे मिल रहा है जी प्लेन। सो बिकॉज हमारे पास जो भी पॉइंट होता है वो एक पेयर के फॉर्म होगा, और पेयर हमें पता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं जिनकी मदद से हम उनको लाई करवा रहे होते हैं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को आई होप के पता होगा कि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। ये चीज़ें आपके इल्म में ऑलरेडी होंगी। इस तरह R3 की अगर हम बात करें कि जिसमें 3 रो 1 कॉलम, कॉलम 1 ही होगा, रो जितनी मर्जी हो जाए, मतलब ये है कि एंट्री यहाँ पे 3 हो जाएंगी और बाकी सारा कुछ वही होगा। लेकिन यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, इसके लिए प्लेन नहीं बल्कि स्पेस का लफ्ज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह फॉर एन वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एन डायमेंशन आ जाएगी, सारा कुछ वैसे ही चेंज हो जाएगा, उसमें एंट्री भी एन तक आ जाएंगी, U1 U2 U3 एंड अप टू सो ऑन UN, उनका ट्रांसपोज। सो इसमें इसकी जो नोटेशन होगी वो भी n×1 होगी। R3 की जो है वो 3×1 थी, R2 की 2×1 है, और इस Rn वाले की n×1 जो है वो यूजली नोटेशन रिटर्न जिस तरह हमने उसको लिखना है, ठीक है। सो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब भी दो चीज़ें होती हैं, जब हम किसी दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कमोटेटिव का नाम देते हैं, ठीक है। यानी 2 × 3 बराबर 3 × 2, ये कमोटेटिव है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यहाँ पे एडिशन ही चल रहा है तो हम इसको ले रहे हैं। एसोसिएटिव में हमेशा 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। यानी 1 × 2 ब्रैकेट लगा के फिर जमा 3 कर दूँ, यानी 1 + 2 ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, और अगली साइड पे जो मैं बराबर लिख रहा हूँ उसमें 1 को छोड़ के पहले मैं 2 × 3 कर रहा हूँ। तो मुझे पता है इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो 3 चीज़ें जब आती हैं, एसोसिएटिव आता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब होता है जमा करना, आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। तो ज़ीरो को जिसमें मर्ज़ी ऐड कर लें, नो चेंज। जब भी हम किसी भी वेक्टर के अंदर ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एडिटिव तो ऐड है, इनवर्स का मतलब होता है उलट चीज़ का ऐड होना। जिस तरह 7 के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ जी -7, इसी तरह अगर किसी वेक्टर के साथ उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो वो उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जो है हमारे पास एक स्केलर जो ये होता है, या हमारे पास UV के साथ अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं आप।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। सो स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों अलग अलग टाइप रखती हैं। और आइडेंटिटी अगर इनसे मल्टीपल हो तो इनको चेंज नहीं करती। लीनियर कम्बिनेशन किस तरह से होता है? जो जो आपका लीनियर कम्बिनेशन होता है ना, जिसके अंदर हम वेक्टर लेते हैं आर एन, और फिर एक हमारे पास स्केलर्स होते हैं। अगर हम उनको वेक्टर के तौर पे डिफाइन करें तो उनमें एक स्केलर एक वेक्टर, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर और एडिशन, इनका एक कम्बिनेशन बन जाता है। इसको हम लीनियर कम्बिनेशन भी कहते हैं अलजेब्रे का, कि जिसमें C1 V1 प्लस C2 V2, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी डायमेंशन के वेक्टर जो हैं वो आपस में कैलकुलेट हो रहे हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो इजीली जो है वो एडजस्ट हो जाता है। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। सो एग्जांपल में उसने कहा है जी कि V1 हमारे पास है -1 1, V2 हमारे पास है जी 2 0, और W हमारे पास है जी 5/2 V1 -1/2 V2। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में कहता बनाए। तो अब देखें, हमें ये कहा गया है जी कि आपने इनको लीनियर फॉर्म में लेके आना है। अनदर जो है हमें क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि 5 3 5 2 इक्वल टू 3 1 0 0। अब ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे सॉल्व होंगे? तो देखें, ये हमारे पास अलग अलग जो हैं वो एग्जांपल्स हैं, इनको उन्होंने सॉल्व नहीं किया, ये जस्ट आप लोगों को बता रहे हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यकीनन आप लोगों को पता होगा कि हम V1 की जगह पे V1 वाला पुट करेंगे, V2 की जगह पे ये वाला पुट करेंगे, और फिर हम 1/5/2 को, अगर तो ये V1 के साथ है तो हमने इसके साथ -1 के साथ 5/2 को अलग से लिखना है, इसके साथ अलग से करना है, फिर इस वाले को इस अलग, इसके साथ अलग, फिर दोनों को तफरीक करवा देना है। तो देन आपका वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम्बिनेशन उनका बन जाएगा। अनदर में भी उसने यहाँ पे देखें हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, और हम यहाँ पे उनकी कुछ कम्बिनेशन की फॉर्म अगर बनाना चाहें तो हम यहाँ से उनका V1 V2 जो है वो बता सकते हैं कि 3 के साथ जो भी हमारे पास है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 0 0, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक सिलसिला होता है कि स्केलर के साथ एक वेक्टर नहीं आना है, और अगर वहाँ पे कुछ चीज़ दी हुई है तो वो उसका V1 है, नेक्स्ट वाले के साथ कुछ चीज़ दी हुई है तो उसका V2 है। इस तरह हम उसको फर्दर आगे ले चलते हैं। इस तरह से A1 A2 B दिया हुआ है, और B हमारे पास क्या है, ये लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म को इक्वल टू रख के हम यहाँ से अब वैल्यूज़ निकालते होते हैं। सो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं जी, कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, पहले जी 1 -2 -5 2 5 6 एंड 7 4 -3। अब A1 A2 और एक सिंपली B है। अब हमने पहले A1 A2 को क्या करना है, इनकी लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, यानी इनके साथ X1 X2 एज अ लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में, वो देख सकते हैं आप, हमने लगा दिया है। X1 और X2 उनके साथ है, जो कि उनके साथ मल्टीपल हो चुका है। 1 के साथ मल्टीपल होगा तो X1 ही रहेगा, -2 से मल्टीपल होगा तो -2X1 हो जाएगा, -5 से X1 मल्टीपल होगा तो आपका -5X1 बन जाएगा। इस तरह से X2 ने भी मल्टीपल होना है, फिर दोनों ने ऐड हो जाना है। ऐड होने के बाद हमारे पास एक अलग अलग मसावत बन जाएगी, टॉप वाली इज इक्वल टू 7 के होगी, मिड वाली इक्वल टू 4 के होगी। जब जब आपके पास मसावत बन जाती हैं तो फिर आपने क्या करना है, इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म बना लेनी है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म बन चुकी है, तो आपको जैसा कि अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम पहले 1 की मदद से नीचे वाले ज़ीरो इसलिए बना रहे होते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का बेहतरीन मेथड है। बताते हैं कैसे हैं ज़ीरो। हमने पहले वाले 1 को इस्तेमाल करके, अगर फ़र्ज़ करें, मान लीजिएगा मैंने अगर इसको ज़ीरो बनाना है -2 को, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं -2 के अंदर +2 ऐड करूँ। अब +2 कैसे बन सकता है, मैं R1 को 2 से मल्टीपल करूँगा और ऐड करवा दूँगा, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से नीचे वाली रो पे भी मैंने वही काम करना है ताकि वो ज़ीरो हो सकें। फर्दर मैंने क्या करना है, 16 जो है हमारे पास आ रहा है, 9 को मैं 1 बना दूँगा। ठीक है, और 16 को भी मैंने 1 बना दिया, फिर उस वाले 1 से नीचे वाले को ज़ीरो कर दूँगा, तो वो बाई चांस नीचे वाली मुकम्मल तौर पे रो जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, X1 और X2। अब यहाँ से मुझे पता है कि ये X2 है, ये वाली लाइन X1 की थी, तो X2 बराबर 2 क्या आ रहा है और X1 बराबर कितने आ रहा है, 3 क्या आ रहा है।
वो चीज़ जो मुझे x1 और x2 मुझे नहीं पता थी, मैंने ली थी, ठीक है, कम्बिनेशन के फॉर्म में। अब मैंने वहाँ से उनकी वैल्यूज़ को निकाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्पैनिंग सेट आ जाता है हमारे पास, जो हम लीनियर कम्बिनेशन में चीज़ों को लेते हैं, v1 v2 v3, ठीक है। उन तमाम का जो एक सब सेट होता है, अगर हम उनको एक सेट बना लें उनका, तो ये उनका जो सब सेट होगा हमारे पास जो जनरेट होगा, उसको हम स्पैन का नाम देते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर होता है, जिसको हम फिर c1 v1 c2 v2 c3 v3 की फॉर्म में लिखते हैं स्केलर के साथ, ठीक है। तो स्पैन चेक करने के लिए उसका तो इक्वल टू बी रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट चीज़ के। तो ये सारा एक स्पैनिंग सेट होता है, जिसमें हम दोबारा सुन लें, जिसमें हम एक वेक्टर्स की कैलकुलेशन को स्केलर के साथ जो है वो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, और फिर वहाँ पे इक्वल टू बी रखते हुए हम वहाँ से आंसर निकालते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ चलती है, जिस तरह का हमारा क्वेश्चन होगा हम उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो द सेट स्पैन अगर हम पहले नोट की बात करें, v1 टू अप टू सो ऑन वी पी, कह रहा जी कंटेन एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ v1 बिकम। अब देखें v1 ने क्या होना है, c से मल्टीपल होना है, ठीक है। स्केलर मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि वो एक कांस्टेंट नंबर होगा जो हर एक के साथ मल्टीपल होगा, अगर तो वो स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर का मतलब होता है कि वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, उसके स्पैन भी सारे ज़ीरो होंगे, वो तमाम से लिनियरली तौर पे मल्टीपल होकर भी आंसर ज़ीरो ही शो करवाएगा, उसके तमाम तर कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो ही हो जाएंगे, ठीक है। ये बात तो कन्फर्म है। ज्योमेट्रिक की अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है जी, पहली बात है, अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो स्पैन नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास जो सेट भी आ जाएंगे, फ़र्ज़ करें u एंड v आ जाता है, तो उनका मल्टीप्लाई जो है विद v नॉट अ मल्टीपल ऑफ u। हम स्पेन की अगर हम बात करें ना स्टूडेंट, तो ये कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, मैं आपको यहाँ से रीड भी करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसने लिखा है जी कि इफ़ u एंड v आर नॉन ज़ीरो वेक्टर इन R3, ठीक है, एंड विद v इज़ द नॉट मल्टीपल ऑफ u, देन स्पैन जो है ना u v इज़ द प्लेन और इन R3 दैट कंटेन u v एंड ज़ीरो, दैट इज़ द पार्टिकुलर जो है, और ये स्पेन कंटेन करेगा u एंड v आर द थ्रो टू u एंड v, एंड u एंड v जो है हमारे पास क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो वेक्टर हों, और v एंड u एक दूसरे के मल्टीपल भी ना हों। अब ये मल्टीपल का क्या मतलब होता है, तो मल्टीपल की अगर हम बात करें तो ये ऐसा होता है कि हमारे पास एक, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है और अदर मैट्रिक्स बन रहा है, उसमें से टोटली चीज़ में अगर कोई कॉमन ले लूँ तो कॉमन लेके भी एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाए जो पहला मैट्रिक्स हो, सो उस केस में हम उसको कहते हैं कि वो उसका मल्टीपल है, ठीक है। उस केस को हमने यहाँ पे भी डिस्कस करना है, उसके बाद उसकी वजह से भी हम यहाँ पे स्पैन को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पलें करवाते हैं हम, ताकि आपको ये थ्योरी जो है ना थोड़ा सा समझ में आ जाए, वरना ये आपको स्पैन वाला काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि अब आपको मल्टीपल के हिसाब से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, और ये स्पैन के बारे में भी हो रही होगी कि ये मल्टीपल होने का क्या मतलब है, ये यू वी उसमें स्पैन क्या है, ये सारा कुछ सिलसिला क्या है। तो देखें, आपने क्या करना है, आप एक एग्जांपल कर लें पहले, u1 जिसने a1 और a2 दिया हुआ है और एक b दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा जी देन स्पैन a1 a2 इज़ अ प्लेन ऑन द रीजन इन R3, डज b लाई इन द प्लेन, क्या b भी उस प्लेन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारा कुछ आपने कैसे चेक करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैट्रिक्स की फॉर्म बनाना है, a1 a2 b को। मैट्रिक्स की फॉर्म बनाने के बाद आपने उनको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की कन्वर्ट कर देना है। वो आपको पता है ना, फर्स्ट वन बनाना है, फिर उसके बाद नीचे वाला ज़ीरो बनाना है, फिर उसके बाद नीचे वाले को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा, जब आपने ज़ीरो बना रहे थे ना नीचे वाली रो को, तो क्या हुआ जी कि आपके नीचे वाली रो में से टोटली x1 और x2 वाला पोर्शन जो है, यानी कि ये वाले दोनों ज़ीरो बन चुके हैं। अब ज़ीरो x2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि विच कैन नॉट बी ट्रू, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि ज़ीरो इज इक्वल टू -2। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है ना हमारे पास, इसका जो पोर्शन वाला, ये वाला हमें जो है वो स्पेन नहीं दे रहा, यहाँ से हमें a1 a2 दो ही चीज़ें आंसर दे रही हैं, तीसरा हमें आंसर नहीं दे रहा। इसमें से बी जो है हमने यहाँ पे कह दिया कि ये इसका आंसर में शामिल है, नहीं है। बी डज नॉट लाई फ्रॉम द पेन स्पेन ऑफ वेक्टर a1 एंड a2।
लीनियर कम्बिनेशन के बारे में अगर हम एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें ना कि रोज़मर्रा लाइफ में हम इसे कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी मिसाल है यहाँ पे, एग्जांपल जो उसने दी हुई है लीनियर कम्बिनेशन की, कि हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट होते हैं कि हमने कितने नंबर बनाने हैं, पर फिर उसके पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट होती है, तो इनको मल्टीपल करके हम टोटल कॉस्ट बना रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास एक मैन्युफैक्चर की कंपनी है जिसमें दो प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, और फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम हम बी को देते हैं, सेकंड को हम सी का नाम देते हैं। सो बी वाले में हमारे पास कुछ स्पेंड हो रहे हैं डॉलर मटेरियल के लिए 0.545, और ऑन लेबर पर जो है वो 0.25 है, और ओवरहेड के लिए हमारे पास जो है वो 0.15 है। अब ये सारा कुछ आपके पास एक्सपेंसिव जो है वो बी के लिए हो रहे हैं। इस तरह से आपने सी के लिए भी दिखा लें कि मटेरियल पे कितने लगा रहे हैं, लेबर पे कितने लगा रहे हैं, ओवरहेड पे कितने लगा रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें तो आगे ना कॉस्ट पर हेड के आपको कितना पड़ रहा है कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, फिर आपने नंबर ऑफ जो है ना यूनिट कितने बनाने हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर हम 100 के लिए यहाँ पे बात करते हैं, दैन उसने कितनी इनकम रिक्वायर्ड होगी, व्हाट इज़ द इनकम इंटरप्रिटेशन दैट कैन बी गिवन बाय द 100 बे। तो अगर हमने 100 बनाने हैं जी, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, तो तमाम के अलग अलग वहाँ पे आंसर आ जाएंगे ए पोर्शन के लिए। ठीक है ना। तो सपोज यू द कंपनी विशेज टू मैन्युफैक्चर दैट $x1 विद द worth of the product B and $x2 worth with product C, give the vector that describe the various cost of company having the material labor that। तो अब आपने क्या करना है, बी में वो आपसे क्या कह रहे हैं, तो बी में आपसे ये कह रहा है जी कि आपने वो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो आपने बी एंड सी के लिए कुछ अप्लाई की हुई थी, आप उनका, वो चाहती कंपनी कुछ जिस तरह से चाहती हैं कि आपने जो $x1 की जो प्रोडक्ट यानी बी पे लगी है, और $x2 वो डॉलर्स की वर्थ होगी जो आपने प्रोडक्ट सी पे लगाई है। तो कॉस्ट कंपनी की किस तरह से आए कि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमने पहले उनको लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यानी कि x1 प्रोडक्ट बी के साथ x2 प्रोडक्ट सी के साथ दोनों को ऐड कर लिया, फिर हम इक्वल टू बी रख के वहाँ पे वेरिएशन करके चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे कि हमें ये हम एनालिसिस बनाएंगे वहाँ पे। ठीक है। तो हम उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की जो फॉर्म है फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, अपने मैट्रिक्स के फॉर्म से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। सो ये ज्योमेट्रिकल आगे कुछ रिप्रेजेंटेशन आ रही है वैसे आपके, कि वेक्टर फंक्शन को हम किस तरह से ज़ाहिर करेंगे। फ़र्ज़ करें जैसे कि आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम को मैं देखूं, तो ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है। ठीक है। इसके अंदर एक मेरे पास वी और एक मेरे पास एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके अंदर एक्स नॉट एक पॉइंट है जो कि पैरेलल है वाई के, और एक्स नॉट के अंदर ही हम कहीं एक्स एक पॉइंट ले लें, और फिर हम ये कहें कि एक्स और एक्स नॉट का जो डिफरेंस है वो भी पैरेलल होगा इस वी वाले के। ठीक है। और फिर इस v वाले को हम यहाँ पे ये लिखा भी है कि x माइनस एक्स नॉट वैक्टर इज पैरेलल टू v एज शो इन द फिगर। फिर अगर हम x नॉट के लिए आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x, और फिर हम v के साथ ले रहे हैं ना, तो x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू टी वी है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी वी, जिसको हम आगे पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने में बहुत इस्तेमाल करेंगे। आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आती मोस्टली, लेकिन समझना हो अगर किसी ने, तो आप जस्ट इतना याद कर लीजिएगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म हमारे पास तब शुरू हो जाती है जब उसके अंदर टी आना शुरू हो जाता है। टी हमारे पास यहाँ पे एक स्केलर कम चीज़ होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताता जाऊँ, आपने यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होना। आपने जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी है ना, फ़र्ज़ करें मान लीजिए आप R2 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अगर आपने R2 के लिए बनाना है तो आपके पास यहाँ से देख लें, आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपके पास क्या है जी कि आपने x वालों में से एक्स नॉट माइनस करते हुए टी वी, वी क्या है, वी हमारे पास एक वेक्टर था जिसमें दो हमारे पास ए और बी पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये देखें उसने यहाँ पे ये बता भी दिया था कि वी जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास ए बी। तो अब यहाँ पे इसका फर्स्ट कंपोनेंट x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, फिर उसके बाद x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी ए या ए टी, और इस तरह से y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू बी टी। ये हमारे पास जो है ना बटू आर स्क्र के लिए हमारे पास एक पैरामीट्रिक फॉर्म बन चुकी। इस तरह से R3 के लिए हमने वैसे ही लेने हैं जी, एक्स वाई जी, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, फिर वो टी के साथ, फिर उन तमाम को अलग अलग कर लेने हैं। उसमें तीन चीज़ें बन जाती हैं, एक्स वाई और जी भी आ जाता है। इस तरह से अप टू सो ऑन आर एन के लिए हम
ये बहुत ही आसान है। अगर आपने इनकी इक्वेशन बनानी हो कि आपसे कह दिया जाए कि आपने वेक्टर इक्वेशन बनानी है पैरामीट्रिक इक्वेशन से, ठीक है, मतलब कि आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आर स्क्वायर दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द लाइन ऑफ द पैरेलल वेक्टर वी, आपने इसका वेक्टर इक्वेशन कैसे बनानी है? तो बहुत ही आसान है जी। आपने एक्स वाओ लिख के साथ टी लिखना है। जैसा कि देखें पहले एग्जांपल का सलूशन उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने एक्स वाओ साथ में टी लिख दिया। फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स इज़ इक्वल टू -2t और वाई इज़ इक्वल टू 3t। ये आपकी वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। सेकंड में भी उसने R3 है, तो R3 का भी आपको पता है जी, आपने वैसे ही ले लेना है। दोनों में वहाँ पे z भी आ जाता है, तो z भी अगर आ जाएगा तो x जो है वो 1 + 4t, मतलब उसमें कांस्टेंट चीज़ें भी आ जाएंगी। फिर 2 + -5t एंड z इज़ इक्वल टू -3 + t। पता ना ये कैसे लिखे हुए जा रहे हैं, इधर से x लिया जा रहा है, इधर से 1 लिया जा रहा है और इधर से 4t हो जाएगा। फिर y इज़ इक्वल टू 2 + -5t। ठीक है। सो इस तरह से लास्ट वाले में भी उसने क्या पूछा था कि यूज़ द वेक्टर और ऑब्टेन बाय बी, हाउ टू फाइंड दैट द डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट पी नॉट। तो उसमें क्या होगा, आपने उनका डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, कैसे देखेंगे? स्पेसिफिक पॉइंट लाइन का कैन बी फाइंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग, यानी कि आपने उनको डिफरेंस कर लेना है। तो यहाँ पे देख लें 5 -3 -2 यील्ड पॉइंट आ रहे हैं T1 के लिए, और ये सिंपल सी चीज़ है, जस्ट सब्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो अनदर हमारे पास अगर हम देखें तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए होती हैं, उसमें ऐसा होता है कि दो चीज़ आ जाती हैं। प्लेन की अगर हम बात करें ना पॉइंट से आगे, तो उसमें x - x0 के साथ टी वी की बजाय T1 v1 + T2 v2 आ जाता है। उसमें मतलब कि डबल चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, बिकॉज दैट आर प्लेन। इसमें x इज़ इक्वल टू हम फॉर्म निकाल रहे हैं, जनरल फॉर्म बन रही है जो -∞ टू +∞, ये इंडिपेंडेंट टर्में होती हैं टी। ठीक है, टी किसी पे डिपेंड नहीं करती, टी जो है वो बजाते खुद अपना आंसर लेके आती हैं। इस तरह से हम अगर 3 के लिए बात करें तो 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, जिसमें z का इजाफा हो जाता है, बिल्कुल सेम जैसे कि अभी हमने पिछली चीज़ में बात की है। सो ये अब उसने नेक्स्ट एग्जांपल भी दी हुई है कि फाइंड द वेक्टर एंड पैरामीटर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन R3 एंड इज़ द पैरेलल ऑन अ वेक्टर v1 v2। आपने वेक्टर फाइंड करना है और पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है जो कि पासिस कर रही हूँ ओरिजिन से, जो कि पैरेलल हैं आपस में, वेक्टर v1 एंड v2। अब देखें, हमने सबसे पहले तो इनकी लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म बनानी है, यानी x y z, चूँकि इसमें 3 पॉइंट थे, जिसमें t आ जाएगा v1 के साथ, t2 आ जाएगा v2 के साथ। v1 के पॉइंट और v2 के पॉइंट गिवन है जो कि यहाँ पे लगा दिए गए हैं। फिर x इज़ इक्वल टू T1 + 4T2। यहाँ से सिंपल ये पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में आपने कुछ सॉल्व नहीं करना स्टूडेंट, आपने जस्ट कंपेयर करना है और लिख देना है, ऐसा कुछ भी सॉल्व नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसानी से आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। सही है। तो जब ये चीज़ें आपके पास सॉल्व हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, तो जो नेक्स्ट हमारे पास होता है बी वाला पॉइंट। हाँ जी, देर आर फाइंड द 3 पॉइंट इन द प्लेन ऑब्टेन। तो वो क्या होगा, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि T1 वाला T1 से, T2 वाला T2 से, ऐसे वो आपस में फर्दर जो है जब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास उनके नेक्स्ट आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो T1 T2 अगर हम ज़ीरो पे बात करें तो वो सारे ज़ीरो ज़ीरो हैं। जब T1 1 और T2 होगा उस वक्त हमारे पास आंसर ये बनेंगे। एंड फर्दर जो है तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर प्लेन 3 पॉइंट आ जाएंगे तो हमें पता है जी उससे सिलसिला थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब उसमें पॉइंट भी 3 3 आ जाएंगे, जिसको हम XYZ भी ले लेंगे, जिसमें एक कांस्टेंट नंबर आएगा, फिर एक T1 वाले आएंगे और एक T2 वाले आएंगे। बाकी प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। ठीक है, आपने खुद ट्राई करके देख लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो या देखें, बाकी सारा सिलसिला वही रहता है। सिंगल फॉर्म में भी आना हो तो इसकी, अगर हम जनरल फॉर्म की भी बात करें, पैरामीट्रिक में जाना हो तो फिर भी वही काम है। तो ये देखें, उसने कहा है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन x - y + 2z = 5। तो
फर्स्ट वी सॉल्व द गिवन क्वेश्चन फॉर एक्स इन द टर्म ऑफ वाई एंड जी। सो हमने एक्स इज इक्वल टू, तो पहले तमाम को एक साइड पे कर दिया। फिर 5 तो कांस्टेंट है, वाई के साथ T1 आना था और जेड के साथ T2 आना था। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्स आपका 5 है, T1 माइनस 2 T2, और यहाँ पे ये आपका एक्स का आंसर था ना, इसमें वाई जो है वो T1 है और जो जेड जो है वो T2 है। ठीक है, नज़र जो है वो अक्सर शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आपको कुछ यहाँ से कंसेप्ट मिला होगा, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आपने मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।